हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैसा क्लासेज। हम लोगों ने 2 चैप्टर 11th का कंप्लीट कर चुका है, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका कुछ क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स का हमने किया था। अब हम लोग चाह रहे हैं कि साथ साथ पैरेलल में आपका 12th का भी चैप्टर कंप्लीट होता रहे, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन जो है उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं, उसके मेथड क्या है और उसके किस किस प्रोसेस से होकर हुए रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। हम लोग रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन, आप इस वर्ड को ध्यान से देखिए। इस री का मतलब क्या होता है? फिर से। और प्रोडक्शन का क्या मतलब होगा? उत्पादन। यानी इन द सेंस कि हम कुछ भी जो बना रहे हैं, जैसा बना हुआ था उसको फिर से बनाना। तो इसका डिफिनीशन से ही आपको पता चल जाएगा कि प्रोड्यूस या प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग बाय इट्स ओन टाइप, यानी ऑफ स्प्रिंग यानी न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन उसी के जैसा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। नहीं, यानी अगर आप इसे डिफाइन करना चाहें, दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय इट्स ऑन टाइप। अगर टाइगर है तो टाइगर का बेबी टाइगर होता है, एलिफेंट का बेबी एलिफेंट होता है, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन होता है, कुछ दूसरा न्यू ऑफ स्प्रिंग तो नहीं होता है। उसी के जैसा ऑफ स्प्रिंग का जो प्रोडक्शन है वही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। और रिप्रोडक्शन में जब बर्थ होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ होगा तो उसका डेथ तो होना ही है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब बर्थ होता है तो उसका डेथ होता है। अब इस बीच में, बर्थ से डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, ये जब जन्म लिया कोई ऑर्गेनिज्म और फिर कोई ऑर्गेनिज्म जब मर गया, तो उस बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो होगा लाइफ स्पैन। उस बीच के टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन। और डेथ सिंपल नहीं, डेथ कैसा होना चाहिए? नेचुरल डेथ होना चाहिए। पता चला कि आपने किसी ऑर्गेनिज्म को मार दिया तो उसका लाइफ स्पैन वो नहीं था, या किसी एक्सीडेंट में कोई मर गया तो वो लाइफ स्पैन नहीं था, उसका उतना ही जीवन नहीं था। यानी बर्थ टू नेचुरल डेथ, अपने से वो मरे, उस बीच के जो जीवन है उसको क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन बोलेंगे। अब लाइफ स्पैन, इस बीच में बहुत सारे स्टेज आते हैं। अगर आप इसे देखें तो बर्थ के बाद सबसे पहले क्या होगा? बर्थ होगा। बर्थ के बाद जुवेनाइल फेज आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जुवेनाइल फेज, यानी ऐसा फेज जब वो मैच्योर हो रहा होता है, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। इसीलिए जुवेनाइल के बाद क्या आएगा? रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आपको एजिंग यानी बुढ़ापा, किसी भी ऑर्गेनिज्म जब का रिप्रोडक्शन करने की क्षमता घट जाए या कम हो जाए या खत्म हो जाए तो, या और इस प्रोसेस में क्या होगा? मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ सेल खत्म हो जाएगा इन द एज कंपेयर टू प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल। तो उस फेज को बोला जाता है एजिंग। एजिंग किसके लिए है? एनिमल में यूज किया जाता है ये टर्म, और सेनेसेंस जो टर्म है, सेनेसेंस, ये प्लांट के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद जब बुढ़ापा होगा तो उसके बाद क्या होगा? नेचुरल डेथ होगा, नेचुरल डेथ, ठीक है। ये लाइफ स्पैन के बीच का पीरियड है। बर्थ होगा, फिर जुवेनाइल फेज होगा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज होगा, फिर एजिंग होगा, फिर नेचुरल डेथ हो जाएगा। तो ये बीच का जो पीरियड है लाइफ स्पैन है। और अब जो हम लोग पता है, हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन यानी बर्थ टू नेचुरल डेथ अलग अलग होता है। जैसे हम लोग ऑन एन एवरेज 75 to 100 ईयर्स जीते हैं,
फिर और अगर और भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे राइस प्लांट ले लीजिए, राइस प्लांट को हम लोग बोते हैं, फिर उसको काटते हैं, उस बीच कितना मंथ होगा, 4 मंथ का उसका लाइफ स्पैन होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होते हैं, और ये डिपेंड किसी हाइट या किसी साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं लाइफ स्पैन। जैसे आप देख लीजिए क्रो का लाइफ स्पैन और एक पैरोट का लाइफ स्पैन। क्रो का लाइफ स्पैन जो है एज कंपेयर टू पैरोट कम होता है, और हालांकि दोनों का स्ट्रक्चर फिजिकल सेम है और लगभग इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम है। पैरोट 140 ईयर्स जीते हैं और आपका क्रो 25 to 30 ईयर्स जीते हैं। तो ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि साइज के अनुसार उसका लाइफ स्पैन बड़ा या कम होगा। इसी तरह आप मैंगो ट्री ले लीजिए और एक पीपल ट्री ले लीजिए। मैंगो ट्री जो है वो एज कंपेयर टू पीपल ट्री वो कम लाइफ स्पैन है और पीपल ट्री का लाइफ स्पैन ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए कुछ ऑर्गेनिज्म का हम लोग लाइफ स्पैन देखते हैं एक एक करके कि किस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना होता है। सबसे पहले अगर लाइफ स्पैन कुछ एनिमल की बात करें तो सबसे कम लाइफ स्पैन किसका होता है? सबसे कम लाइफ स्पैन आपका मे फ्लाई का होता है। मे फ्लाई एक इंसेक्ट है, फ्लाइंग इंसेक्ट है। इसका जो है 1 to 2 वीक यानी 1 से 2 सप्ताह ही जिंदा रहता है। देखिए कितना कम दिन जीता है ये। उसके बाद फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई जो है आपको 1 मंथ जिंदा रहता है। इसका बर्थ टू डेथ जो बीच का लाइफ स्पैन है वो 1 मंथ है। फिर आगे और जैसे आप NCERT देखेंगे उसमें और भी ऑर्गेनिज्म का लिखा हुआ है, उसी तरह हम लिख रहे हैं। आप जैसे डॉग, इसमें हम टाइम नहीं व्यस्त करेंगे, हम इसे पॉज करते हैं, फिर हमको आपको लाइफ स्पैन लिखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए हम लोग देख रहे थे लाइफ स्पैन। तो फ्रूट फ्लाई का 1 मंथ है, डॉग का 20 to 25 ईयर्स, हॉर्स का 50 ईयर्स, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स, एलिफेंट का 75 ईयर्स, काऊ का 25 ईयर्स, पैरोट का 140 ईयर्स। फिर राइस प्लांट का 4 मंथ, रोज का 10 ईयर्स, बनाना ट्री का 25 ईयर्स, बनियान ट्री का 300 to 500, पीपल का 2000 to 3000 ईयर्स, और रेड वुड जो सेकुआ होता है वो 3000 to 4000 ईयर्स। इतने साल वो जीते हैं। इस रिप्रोडक्शन में आपको ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन पढ़ना है, फिर फ्लावरिंग प्लांट्स का। फ्लावरिंग प्लांट्स किसे बोलते हैं? एंजियोस्पर्म को बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर आपको ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ना है। फिर एक और चैप्टर है जिसमें ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो लोअर ऑर्गेनिज्म है या लोअर प्लांट है उसके बारे में हम लोग पहले रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग ये इसका अलग चैप्टर है वो अलग पढ़ेंगे। हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के बारे में। उससे पहले हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन किए थे। तो इस रिप्रोडक्शन हम लोग जैसे थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि रिप्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं, एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा डिफरेंस करें तो एसेक्सुअल में क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों मे बी सिंगल एंड मे बोथ मेल
एंड फीमेल पेरेंट। यानी सिंगल ऑर्गेनिज्म भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग ले सकते हैं और दोनों मेल और फीमेल दो पेरेंट भी भाग ले सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो सेल डिवीजन की बात करें तो एसेक्सुअल में सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों मियोसिस और माइटोसिस दोनों सेल डिवीजन होंगे। ठीक है। एसेक्सुअल में क्लोन बनता है। जब रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनेंगे उसे क्लोन बोला जाता है। और क्लोन क्या होते हैं? सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जो सिमिलर होंगे, यहाँ लिख देता हूँ, एंड मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, उसे क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण वेरिएशन होगा। यानी जेनरेशन टू जेनरेशन कुछ ना कुछ चेंजेज आते रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग, ये डिफरेंस हो गया एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसके बाद इसका एसेक्सुअल सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। पहले उसका टाइप्स देखते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें सबसे पहले आता है फ्यूजन, दूसरे नंबर पे आता है बडिंग, फिर आपको पढ़ना है स्पोर फॉर्मेशन, फिर पढ़ना है फ्रैगमेंटेशन, फिर आपको वेजिटेटिव प्रोपागेशन, फिर माइक्रो प्रोपागेशन, जिसे टिश्यू कल्चर भी बोला जाता है। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है दो तरह से हो सकते हैं। एक नेचुरल मेथड, एक आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में आपको लीफ के द्वारा हो सकता है, रूट के द्वारा हो सकता है, और स्टेम के द्वारा हो सकता है। आर्टिफिशियल में कटिंग करके भी नई न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है, लेयरिंग करके, फिर ग्राफ्टिंग करके। ठीक है। आपको स्पोर फॉर्मेशन में दो तरह के स्पोर होंगे, जू स्पोर, फिर कोनिडिया। फ्यूजन भी दो तरह के हो जाएंगे, बाइनरी फ्यूजन, फिर मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है।
फिजन किसे बोलते हैं? फिजन का यानी होता है सेपरेशन। फिजन का मतलब सेपरेशन, सेपरेट करना, बांटना। तो बाइनरी, बाई मतलब दो, बाइनरी फिजन का मतलब हो गया दो भाग में बांटना। जैसे एक मान लीजिए सेल है, एक अमीबा का सेल ही ले लीजिए जो एनसीईआरटी में आपको दिया भी हुआ है। ये सेल माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा दो सेल में बंट जाए इक्वल इक्वल, तो ये कहलाता है बाइनरी फिजन। ठीक है। फिर मल्टीपल फिजन जो है ये एडवर्स कंडीशन में होता है। अगर इसी अमीबा को एडवर्स कंडीशन मिल जाए ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, जो कंडीशन इसके लिए सूटेबल नहीं है, उस कंडीशन में अगर अमीबा रहे तो क्या करता है, अमीबा अपने ऊपर सिस्ट बना लेता है, सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है और अंदर न्यूक्लियस तो रहता ही है। और यही सिस्ट के अंदर जो न्यूक्लियस है, यही न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये न्यूक्लियस अपने साथ, ये फेवरेबल कंडीशन जब आएगा तो रैप्चर होगा और ये न्यूक्लियस अपने साथ कुछ साइटोप्लाज्म लेकर बाहर आएगा और फिर न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इनसिस्टेशन। ठीक है। तो ये मल्टीपल फिजन हो गया, मतलब जितने न्यूक्लियस हैं उतने सेल बनेंगे। तो यहाँ एक से ज़्यादा सेल बन रहा है, इसीलिए मल्टीपल फिजन कहा गया। और यहाँ एडवर्स कंडीशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन जब है, सूटेबल कंडीशन जब है अमीबा के लिए, तो एक अमीबा दो अमीबा में सीधे बढ़ जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे, यानी दो भाग में बट गया। बडिंग क्या होता है? फिजन जैसे आपने देखा, बडिंग हाइट आपको ईस्ट में देखने को मिलता है। मान लीजिए ये ईस्ट है, ठीक है, तो ईस्ट में एक आउटग्रोथ देखने को मिलता है हमें, यानी जो पेरेंट सेल रहेंगे उसके साथ एक छोटा स्मॉल सेल, न्यू सेल आपको बनते हुए दिखेगा और इस सेल को बड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बड जो होता है अपने पेरेंट सेल से साइज में छोटे होते हैं। लेकिन बाइनरी फिजन में क्या था, दो इक्वल साइज के सेल बनेंगे, यहाँ अनइक्वल साइज के बनेंगे। ये अंतर है बाइनरी फिजन और बडिंग में। तो ये बड है, फिर जब ये बड मैच्योर हो जाएगा तो ये बड पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा और ये बडिंग हो गया। ठीक है। तो बडिंग किस में देखने को मिलता है आपको? हाइड्रा में और ईस्ट में आपको बडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन जू स्पोर जो होता है वो इस तरह से, इसके पास फ्लैजिला होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मोटाइल स्ट्रक्चर है जू स्पोर। और कोनिडिया में फ्लैजिला नहीं होता है, तो ये नॉन मोटाइल है। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उससे पहले हम इसी में आपको स्पोर फॉर्मेशन बता रहे हैं और फ्रैगमेंटेशन बता रहे हैं। हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। जू स्पोर जो होता है मोटाइल होता है, अभी बात कर रहे थे। और ये जू स्पोर जो होता है वो क्लेमाइडोमोनाज ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनाज। ठीक है। और कोनिडिया फॉर्मेशन जो होता है वो पेनिसिलियम में देखने को मिलता है। ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं जू स्पोर और कोनिडिया, ये दोनों इंटरनल बड है, सॉरी एक्सटर्नल बड है, दोनों एक्सटर्नल बड है। अब बड जो है, जैसे बड ये है, ये भी बड है, लेकिन इंटरनल बड फॉर्मेशन भी होता है। वो किस में होता है? आपको एनसीईआरटी में फिगर भी है स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज में क्या होता है, आपको गैम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जो इंटरनल बड है, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो स्पॉन्ज में गैम्यूल्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है।
जैसे क्लेमाइडोमोनाज में जू स्पोर फॉर्मेशन, पेनिसिलियम एकोनिडिया। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, यानी मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, हम ये ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, आप समझ पाए होंगे, ये प्लेनेरिया है, ये जो फिगर बनाए हैं हम प्लेनेरिया का ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अगर आप यहाँ से इसको किसी कारण टूट गया तो इसका क्या होता है, हर बॉडी पार्ट, मान लीजिए ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इसका हर एक पार्ट जो टूट जाएगा वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो फ्रेगमेंटेशन ये है। फ्रेगमेंट का मतलब ही होता है टुकड़ों टुकड़ों में बंटना। छोटे छोटे जितने टुकड़े इसके हुए हैं, हर टुकड़ा जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन का क्या होता है, प्लेनिडिया होता है। फिर हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में है, यहाँ पर जगह की कमी है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में सबसे पहले अगर बाई स्टेम देखें तो स्टेम पार्ट जो है अलग अलग तरह से आपको न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हुए दिखेंगे। जैसे एक सिंपल सा अगर देखें इस स्टेम में आपको, जैसे रनर, ठीक है, रनर जो है ग्रास में होता है, यानी जो ग्रास ऐसे ये स्टेम है, फिर यहाँ लीफ आ जाएगा, फिर यहाँ लीफ आ जाएगा। तो ये इसको अगर आप तोड़ देंगे, काट देंगे, तो यहाँ जहाँ से लीफ आया है वहीं से रूट निकलना शुरू हो जाएगा और ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और ये यहाँ तो रूट था ही, एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो रनर किस में देखने को मिलता है, ग्रास। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सिनोडोन है, साइनोडोन। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफसेट। ऑफसेट किस में देखने को मिलता है, आप जानते हैं, वाटर हाइसिंथ। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है इसका पिस्टिया। वाटर हाइसिंथ का साइंटिफिक नेम ई कॉर्निया है, ई कॉर्निया क्रैसिपर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्यूबर पोटैटो, यानी अगर आप पोटैटो का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बहुत सारे आई होते हैं। अगर एक एक्जुलरी बर्ड जो आई होते हैं उसके अगर कट करके आप सॉइल के नीचे डालेंगे इसे, तो ये जो है अपना न्यू आउटग्रोथ दिखाएगा, प्लांट रूट और शूट बनाएगा, और फिर इस रूट में बहुत सारे स्टेम पोटैटो के फॉर्म में ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे और बनेंगे। तो ये पोटैटो का ट्यूबर कहा जाता है, ट्यूबर के फॉर्म में रिप्रोडक्शन करेगा। फिर नेक्स्ट राइजोम किस में देखने को मिलता है, राइजोम आपको बनाना में, जिंजर में, टर्मेरिक, ठीक है। नेक्स्ट आपको बल्ब किस में देखने को मिलता है, ओनियन में। नेक्स्ट शक्कर क्राइसेंथेमम में। नेक्स्ट कॉर्न्स, कोलोकेशिया में। ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और एस्टोलोन, स्ट्रॉबेरी। 2018 में ही पूछा गया था पिस्टिया के बारे में कि इसमें रिप्रोडक्शन कौन से मेथड से होता है, ऑफसेट होता है। ये बाई स्टेम हो गया। और बाई लीफ आप देखे होंगे, ब्रायोफाइलम तो आपने देखा होगा,
ब्रायोफाइलम का जो लीफ होता है वो उस लीफ में ही आपको आउटग्रोथ देखने को मिलता है, यहीं लीफ से ही। और इस आउटग्रोथ को अगर आप कट करके फिर इसको ब्रायोफाइलम में हम देख रहे थे, ब्रायोफाइलम का जो लीफ होता है इस लीफ में ही ऑक्सिलरी बड रहता है। और इसी ऑक्सिलरी बड से आपको न्यू प्लांटलेट्स देखने को मिलता है, न्यू प्लांटलेट्स जो है ग्रो होते हैं। ठीक है, तो बाई लीफ हो गया। एक और होते हैं बाई रूट। बाई रूट भी जो है कुछ प्लांट में आपको न्यू प्लांटलेट्स फॉर्म होते हुए देखेंगे। जैसे आपको स्वीट पोटैटो ले लीजिए और सीसम ले लीजिए। ये दो प्लांट ऐसे हैं जिसमें रूट के फॉर्मेशन, रूट के द्वारा आपको न्यू प्लांटलेट्स फॉर्म होते देखेंगे। तो ये नेचुरल आपको मेथड थे। अभी हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल मेथड, यानी हम लोग अपने से काट छांट करके न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे। जैसे आप बनाना देखे होंगे, सॉरी शुगर केन। शुगर केन में क्या होता है, जहाँ पे ये गांठ होता है इसे क्या बोला जाता है, नोड। ये भी नोड है और इस बीच का जो स्पेस है इसे इंटर नोड बोला जाता है, इंटर नोड। तो शुगर केन का जो पीस है, इस पीस को इस तरह काटा जाता है कि उसमें कम से कम 2 या 3 नोड रहे और इसी नोड के द्वारा इसको जो सॉइल के अंदर रख दिया जाता है, तो इसी नोड से न्यू शुगर केन का फॉर्मेशन होता है, न्यू प्लांटलेट्स का। तो ये क्या है, कटिंग है, यानी काट करके हम लोग ने किया। फिर आप लेमन में देखे होंगे, लेमन ट्री आप कभी देखे होंगे, इस छोटा छोटा जो नींबू होता है पीला पीला, उसमें आप देखिएगा कि जो उसका जो स्टेम होता है, इस स्टेम को ही थोड़ा सा कट कर दिया जाता है, स्लाइड कट। फिर इसमें हार्मोन और कुछ सॉइल के साथ इसको पैक कर दिया जाता है और कुछ दिन बाद आप 10-15 दिन बाद देखिएगा यहाँ से रूट निकलना शुरू हो जाएगा। जब पूरी तरह से रूट निकलना शुरू हो जाएगा तो यहाँ से कट करके और फिर ये न्यू प्लांटलेट्स बन जाएंगे। तो ये लेयरिंग हो गया, ये इसके कहा जाता है लेयरिंग। अब लेयरिंग कई तरह का होता है, एयर लेयरिंग, कई तरह का लेयरिंग होता है, उतना डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको ग्राफ्टिंग, तीसरा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई प्लांट का स्टेम है, कोई जैसे मैंगो का लेयरिंग कैसे होता है मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। ये मैंगो ट्री है, कोई ओल्ड मैंगो ट्री है, ठीक। इस मैंगो ट्री का एक कोई स्टेम इधर निकला हुआ है, अभी न्यू स्टेम निकला है, और जितना थिकनेस का ये स्टेम है उतना ही थिकनेस का कोई छोटा सा प्लांट ले लिया जाता है जो अभी अभी सीड से बाहर निकला है। हम लोग सीड खा के जो फेंक देते हैं, उस सीड से अभी अभी प्लांट निकला है और उसका स्टेम का भी थिकनेस और अभी अभी जो ओल्ड मैंगो ट्री के स्टेम जो न्यू आए हैं उसका भी स्टेम सेम होता है। तो क्या किया जाता है कि इस स्टेम का आपको इसको पहले सॉइल के साथ उसको निकाल लिया जाता है, फिर इसको इसके साथ ऐसे बांध दिया जाएगा। कैसे बांधा जाएगा, पहले इसको थोड़ा सा ऐसे कट कर लिया जाएगा और इसको भी यहाँ कट कर लिया जाएगा और दोनों को ऐसे करके बांध दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया जाएगा, हमको इसका रूट पार्ट नहीं चाहिए, इसका शूट पार्ट चाहिए, इसका शूट पार्ट नहीं चाहिए, ठीक। इसका मतलब ओल्ड
ओल्ड प्लांट का जो ये स्टेम था, इसका सूट पार्ट चाहिए तो इसके सूट पार्ट को काट देते हैं न्यू प्लांट के, और इसका रूट पार्ट नहीं चाहिए तो इसके रूट पार्ट को काट देते हैं, और कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये एक नया प्लांट हमें देखने को मिल गया, नया प्लांटलेट्स। तो यही ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग भी कई तरह के होते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग है ना, अपोवीज ग्राफ्टिंग। तो इसमें ध्यान से देखिए कि जो दो प्लांट बने, एक ये वाला प्लांट और एक ये वाला प्लांट, जो ये इसका नीचे वाला रूट वाला पार्ट, तो ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है सियोन, और नीचे वाले रूट वाले पार्ट जो नया प्लांट है उसको बोला जाता है स्टॉक। ठीक है, ये है ग्राफ्टिंग। अगर आप अब फिर नेक्स्ट माइक्रो प्रोपागेशन, जो टिश्यू कल्चर की बात करें, टिश्यू कल्चर ज़्यादातर वैसे प्लांट्स में किया जाता है जो प्लांट्स डिजीज से ग्रसित है। अब जो प्लांट्स, मान लीजिए कोई प्लांट्स, यही प्लांट्स ले लीजिए, ये इसमें डिजीज हो गया, ठीक, तो इसमें अगर डिजीज हो गया तो इसका जो सूट एपेक्स हो गया, टिप, ये टिप में एक मेरिस्टेमेटिक सेल रहता है, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल इतने तेज़ी से ये डिफ्रेंशिएट होते हैं और डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं कि डिजीज इसको छू नहीं पाता है। मतलब डिजीज जब तक आगे नेक्स्ट सेल में आए तब तक ये फिर डिवाइड करके आगे बढ़ गया रहता है, मेरिस्टेमेटिक सेल कहलाता है। तो क्या करते हैं हम टिश्यू कल्चर में, क्या करते हैं, इस टिप को काट करके एक कल्चर मीडियम में डालते हैं, और उस कल्चर मीडियम में डालने के बाद ये टिप पार्ट है, कुछ सेल पार्ट काट के रखे हैं, ये टिप पार्ट, और कल्चर मीडियम में हम इसको हार्मोन, फाइटो हार्मोन डालते हैं इसमें, अगर सॉल्यूशन डालते हैं, अगर सॉल्यूशन। फिर इस कल्चर मीडियम में कुछ दिन बाद देखने को मिलता है कि सूट लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होते हुए दिखता है, और फिर रूट लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होते हुए दिखता है। तो इसको क्या बोला जाता है, कैलस। फिर ये कैलस और भी डेवलप होता है, तो फिर यही कैलस फिर आपको न्यू प्लांटलेट्स का फॉर्म ले लेगा। फिर इसको जब फिर सॉइल में डालेंगे तो ऐसा ही फिर नया प्लांट बन जाएगा जो डिजीज़ फ्री होगा। तो टिश्यू कल्चर का एक ये भी फ़ायदा है, डिजीज़ फ्री प्लांट प्रोड्यूस करना। तो यहाँ तक हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसी का नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का ही। तो अब हम लोग उस लेक्चर में देखेंगे आपको डिटेल में थोड़ा सा, फिर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।